हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 12 है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। धातु का शोधन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों बताइए। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेकर आया हूँ, जिससे आपको इससे जानकारी मिल सके। हो सकता है उसी से प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि से तांबा, जिंक, टीन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड और एल्युमिनियम जैसी धातुओं को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। यह विधि तेज, लागत प्रभावी और अपेक्षाकृत सुरक्षित है। हालांकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे हवा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक का मिश्रण है ब्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है हीरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। ठीक है, ये तीन होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति और बंध कोण में होती है। कार्बन के अनाकार रूपों में कोयला, कोक, लकड़ी का कोयला, काजल और गैस कार्बन शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इनको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से शुष्क बर्फ है बताइए दोस्तों। शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल बर्फ के समान दिखते हैं तथा ये कागज तथा कपड़े को गीला नहीं करते हैं। -78.5 डिग्री पर द्रव हुए बिना ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग शीतक के रूप में खाद्य पदार्थों, जहाँ पर खाद्य पदार्थों रहेगा को सड़ने से बचाने के लिए शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ खाद्य पदार्थों को सड़ाने से बचाने के लिए और शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। वायरस से होने वाला सामान्य रोग है बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो वायरस से होने वाला रोग जो है वो निम्न में से सभी है, क्योंकि खांसी जुकाम भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से ही होता है और डेंगू बुखार और एड्स जो भी वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों सही रहेगा उत्तर, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या बोलते हैं? राइट आंसर होगा फोटॉन। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको फोटॉन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फोटॉन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटॉन या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने ही सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि प्रकाश फोटॉन नामक छोटे कणों से मिलकर बना है। फोटॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बंडल होते हैं और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा ले जाते हैं। ये प्रकाश की गति से चलते हैं और इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कब किया गया था। आपको यहाँ पर दिया गया है, जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार समस्त संसार में एक अत्यंत हल्का और रहस्यमय पदार्थ ईथर भरा हुआ है।
लाल प्रकाश की तरंगें सबसे लंबी और बैंगनी रंग की सबसे छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर, बायोगैस में मेथेन का प्रतिशत कितना होता है? बताइए दोस्त। राइट आंसर रहेगा 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके जितने बायोगैस में जितने भी गैस पाए जाते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, बायोगैस जैव गैस जिसे बोलते हैं, मुख्यतः मेथेन CH4 गैस पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो कौन कौन से संगठन है इसके देख लेते हैं। मेथेन जो है 50 से 75% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 25 से 50%। नाइट्रोजन जो होता है 0 से 10%। हाइड्रोजन 0 से 1%। हाइड्रोजन सल्फाइड 0.1 से 0.5% तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर रहेगा डी ब्रॉगली ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज लुई विक्टर डी ब्रॉगली ने की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1929 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। बताइए दोस्तों, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो राइट आंसर है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, धूप के चश्मे की कांच की बाहरी और आंतरिक सतहें परस्पर समांतर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए, तथा उनकी वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। फलस्वरूप चश्मे की कांच की फोकस दूरी अनंत होती है, अतः क्षमता शून्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, मशरूम किस प्रकार के जीवों से संबंधित है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा कवक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कवक वर्ग में जीवों में मशरूम, खमीर, फफूंदी, जंग, कंदुक, कुकुरमुत्ता, गुच्छी और फफूंदी शामिल है। ठीक है, तो आप इन सभी कवक वर्ग में जितने भी शामिल हैं जीव, उन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और बहुत बार SSC के एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। राइट आंसर होगा राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड? बताइए। तो राइट आंसर रहेगा अंतःप्रदब्य जालिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? बताइए फ्रेंड, कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर रहेगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? बताइए दोस्तों, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो राइट आंसर होगा वसा में ऊतक का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। ऊँट का कुबड़ वसा से बना होता है। ऊँट जो भोजन खाता है उसका कुछ हिस्सा दैनिक कामों में लग जाता है और बाकी बचने वाला हिस्सा वसा के रूप में कुबड़ में जमा हो जाता है। जब ऊँट को भोजन में नहीं मिलता है तो वह इस वसा का इस्तेमाल करता है। कुबड़ ऊँट को कई दिनों तक बिना खाए रेगिस्तान में यात्रा करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों? बताइए। राइट आंसर है सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? बताइए दोस्तों, मतलब आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? किसकी कमी से ब्लैक हार्ट का प्रॉब्लम आती है? तो राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ब्लैक हार्ट फसल के आसपास भंडारण में और ट्रकों के अंदर परिवहन के दौरान विकसित हो जाता है। यह कंद के केंद्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटना, श्वसन की हानि और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा 1/10 सेकंड तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? बताइए दोस्त। राइट आंसर होगा परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो होता है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर आपका v माइनस यू बटा के टी हो जाएगा बराबर ए। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा ध्रुवण। ध्रुवण जो होता है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्रकाश में घटित होता है ध्रुवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा परमाणु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। परमाणु तत्व के सभी गुणों वाला सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई होती है। परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वर्णांतता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? राइट आंसर होगा इनमें से किसी भी लेंस के द्वारा नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि वर्णांतता जो रोग होता है वो आनुवंशिकी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्णांधता को किसी भी लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। वर्णांधता एक आनुवंशिकी रोग है। इसमें व्यक्ति कुछ रंगों, खास तौर पर लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांधता के गंभीर मामलों में एनोमेलोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो वर्णांधता जो रोग है वो आनुवंशिकी होता है और इसे किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है जरा दृष्टि दोष के लिए? वायोफोकल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए आमतौर पर द्विफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इन लेंसों में दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगे होते रहते हैं। इन लेंसों के ऊपरी हिस्से का आधा हिस्सा अपसारी होता है जो दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इन लेंसों के निचले हिस्से का आधा हिस्सा उत्तल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, जो पढ़ने के लिए मदद करता है। प्रेसबायोपिया उम्र के साथ बढ़ने की वजह से होने वाला एक नेत्र दोष है। इसमें व्यक्ति दूर और पास की वस्तुओं को साफ न देख पाता है। ठीक है, तो आप इस सभी पॉइंटों को याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। यहाँ पर 27 क्वेश्चन है आपका, दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। राइट आंसर का ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य अपनी आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर रहेगा 150 डिग्री तक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आमतौर पर मनुष्य अपनी आंखों से 150 डिग्री तक देख सकता है। अगर ज़्यादा मेहनत की जाए तो यह सीमा बढ़कर 180 डिग्री तक पहुंच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है, कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली बोला जाता है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोशिका के एक भाग होता है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आइए लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। कोशिकीय उपापचय में बाधा के दौरान जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं और एंजाइम उनकी कोशिका को पचा लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा। इसमें 30 प्रश्न दिया गया था,
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।